नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 4 रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सरकार की व्यापार नीतियों और सुधारों से भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मजबूत गंतव्य बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को अग्रणी दुग्ध उत्पादक और निर्यातक बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 2 लाख प्राथमिक दुग्ध डेयरी खोली जाएंगी। केंद्र ने वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगाई। और कोरोना महामारी के 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की भीड़। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज अहमदाबाद से पश्चिम बंगाल की 4 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में बोइंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन, दनकुनी चंदनपुर चौथी लाइन, निमतिता न्यू फरक्का डबल लाइन और अंबारी फलाकाटा न्यू मैनागुरी गुमानीहाट दोहरीकरण परियोजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भी आधारशिला रखी। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना पर्पल लाइन के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस स्थान से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था, आज वहीं से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 475 वंदे भारत रेल शुरू करने का संकल्प लिया था। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होने वाली गाड़ी उनमें से एक है। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार इन्हें पूरा करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास बहुत जरूरी है। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेट्रो रेल प्रणाली आज देश के विकास की गति का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से कम था। अब लगभग 800 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो चल रही है और 1,000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। पहले मेट्रो परियोजना का अधिकतर हिस्सा दिल्ली एनसीआर में था, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में 24 से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क फैल गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत में निवेश करने के लिए बहुत से देश इच्छुक हैं। उन्होंने आज साइप्रस के लिमासोल में कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों और व्यापारिक नीतियों ने भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मजबूत गंतव्य स्थल बनाने में योगदान दिया है। The inherent economic strengths, in a sense channeled by a clear economic vision of the Modi government, has contributed to our becoming one of the most strong destinations for inward foreign direct investment. Also, I think the technological and infrastructure progress that we have made in the last few years has clearly created a greater appetite in the world for investing in India. डॉक्टर जयशंकर ने इस अवसर पर भारत साइप्रस द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने उन 7 क्षेत्रों पर जोर दिया जहां भारत और साइप्रस को आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अगले 3 वर्ष के दौरान पंचायत स्तर पर 2 लाख तक सहकारी समितियां गठित करने के निर्णय से देश में सहकारिता को 3 गुना करने में मदद मिलेगी और इससे किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में आज सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सहकारी समितियों की भूमिका
बहुआयामी होगी। ये सहकारी समितियां दुग्ध वितरण, भंडारण, मछली पालन, जल और गैस आपूर्ति से जुड़ी होंगी। श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद से ही किसानों ने अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग की थी। आजादी के तुरंत बाद ही भारत के किसानों ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कृषि मंत्रालय से अलग हो, इसकी मांग की थी। उस वक्त अगर इस पर किसी ने काम किया होता तो आज भारत के किसानों की स्थिति अलग होती। परंतु मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर भारत के किसानों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन 3 दिन के दौरे पर कल केरल जाएंगे। उनका कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान श्री मुरुगन विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सर्बिया ने विशेष रूप से एक डाक टिकट तैयार किया है। श्री ठाकुर ने ट्वीट संदेश में इसे भारत की सॉफ्ट पावर का विस्तार और वैश्विक मान्यता का प्रमाण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी है। ये निर्णय केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज एक आपातकालीन बैठक में लिया। हालांकि आयोग ने रेल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे से संबंधित निर्माण गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई है। खांसी की दवा डॉक-1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक इकाई की सभी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि उज्बेकिस्तान में सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबर के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की टीम द्वारा निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। सरकार ने आज कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में अभी तक ई-संजीवनी के माध्यम से 8 करोड़ 50 लाख टेली परामर्श किए गए हैं। इसमें रोगी डिजिटल माध्यम से चिकित्सकों और विशेषज्ञों से प्रतिदिन के आधार पर स्वास्थ्य के बारे में सलाह मशवरा करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करा रहे हैं। ये सेवाएं सभी को निःशुल्क उपलब्ध हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर आधार साझा नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आधार कार्ड धारकों को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्थान को आधार ओटीपी नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा आधार का पिन भी किसी को बताने से बचा जाना चाहिए। आधार निवासियों के लिए डिजिटल पहचान है और ये ऑफलाइन या ऑनलाइन पहचान स्थापित करने के काम में आता है। मंत्रालय ने कहा है कि प्राधिकरण कुछ समय के लिए आधार बंद करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। अगर कोई कुछ समय के लिए अपने आधार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो वो इसे कुछ समय के लिए बंद कर सकता है। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो की प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में वर्ष 2022 को विदा करने और नए वर्ष 2023 का स्वागत करने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। 2 वर्ष तक कोरोना महामारी के कारण बंद रहा पर्यटन अब जोर पकड़ रहा है। बर्फ से भरे भद्रवाह में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये पर्यटक बर्फबारी देखने और रोमांचक गतिविधियों में हिस्सा लेने आए हैं। मैं मंजू वर्मा मुंबई से आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। खास करके यहाँ इसलिए आए कि हमको जरा ये बर्फ दिखना चाहिए और दिखा भी और अच्छा लगा। जैसा हम लोग टीवी में देखते हैं ना, तो अच्छा मतलब अच्छा लगा। हम लोग है अभी लाइफ में, गम नहीं है, देख लिया। पूरा टूरिस्ट जो है फुल एंजॉयमेंट ले रहा है भद्रवाह का, क्योंकि स्नोफॉल जो है टाइमली, अभी रात को काफी स्नोफॉल हुई। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी काफी स्नोफॉल हुआ है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इसमें उनके मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भेंटवार्ता में श्री रिजिजू कोलेजियम सिस्टम और संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की भूमिका के बारे में चर्चा की जाएगी। ये भेंटवार्ता एफएम गोल्ड चैनल पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में रात 9:15 से सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया। आज तड़के अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वे 100 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री ने भावुक संदेश में कहा है कि एक शानदार शताब्दी अब ईश्वर के चरणों में लीन हो गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.5% की गिरावट से 60,841 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% के नुकसान से 86 अंक लुढ़ककर 18,105 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की मजबूती से 82.74 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $83.60 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री निगरानी और क्षमता बढ़ाने के लिए 10 बहुउद्देशीय ड्रोन का पहला अनुबंध पूरा कर लिया है। ये ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए सरकार की नीति के अनुरूप है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये ड्रोन समुद्र में और तट पर रुके पोतों से संचालित किए जा सकते हैं। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष में शीतलहर के फिर लौटने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 1 या 2 जनवरी की रात से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। अभी कुछ कोल्ड वेव तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ज्यादा है। दिल्ली में भी 9 से 12 डिग्री तक है मिनिमम टेम्परेचर, और बाकी जगह में भी टेम्परेचर हाई चल रहा है। इवन राजस्थान में भी 9-11 डिग्री चल रहा है, पंजाब में 6 से 8 डिग्री चल रहा है। तो वार्मर है। और जम्मू कश्मीर में जो स्नोफॉल चल रहा था आज रात से कम हो जाएगा। जो कोल्ड वेव है 1 तारीख नाइट या 2 तारीख नाइट को शुरू होने का चांसेस है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, इंटेंस नहीं होगा, क्योंकि और एक WD आ रहा है 4 तारीख को। और अब कल का मौसम पूर्वानुमान। श्रीनगर में सामान्यतः बादल छाए रहने के आसार हैं। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी और अगरतला में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। बाद में आसमान साफ रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 4 रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सरकार की व्यापार नीतियों और सुधारों से भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मजबूत गंतव्य स्थल बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को अग्रणी दुग्ध उत्पादक और निर्यातक बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 2 लाख प्राथमिक दुग्ध डेयरी खोली जाएंगी। केंद्र ने वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगाई। और कोरोना महामारी के 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।